वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। मेरी वॉइस अगर आप तक क्लियर आ रही है तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप कर दें। ठीक है, सबको एक बार आने देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून अनिकेत, गुड आफ्टरनून एसपी, वेलकम विनय, वेलकम टू द क्लास। आज से हमारे साथ हमारे एक नए मित्र आ गए हैं, मिस्टर विनय। ये एलएलबी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और अभी से जुडिशरी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी के बिहाफ पे आई वेलकम विनय टू दिस क्लास। चलिए ठीक है, देखिए विनय काम करेंगे जो आपका मिस हुआ है, पिछले 2 ही क्लासेज मिस हैं, अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं कुछ ना, वो आप चिंता ना करें। हाँ, लेकिन इस वीकेंड पे आप कवर कर लीजिएगा। सैटरडे और संडे में से एक दिन हमारी क्लास नहीं रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ, नहीं एक दिन तो देखो क्या है ना, रेगुलर फुल डे 7 डेज क्लास करने में क्या इशू आएगा कि मैं तो करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, पर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। चलिए, सभी लोग आ गए हैं, शैल वी स्टार्ट। चलिए, ये हमारा 3rd क्लास है। कौन सा क्लास है? 3rd, तीसरा क्लास, 3rd लेक्चर है। सीपीसी के 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और सीपीसी में अब तक हमने जो कवर किया है उसका एक क्विक रिकैप लेते हुए, क्विक रिकैप हम डेली लेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। अभी तक आपने सीपीसी में समझा कि सीपीसी 1908 जो है वो एक्ट नंबर 5 है। इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है वो 21 मार्च 1908 है, जिस दिन इसको गवर्नर जनरल का एसेंट प्राप्त हुआ था। और इन्फोर्स कब से? डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इन दोनों का डिफरेंस आप सबको क्लियर है? विनय, कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आप चैट बॉक्स में लिख दें। नहीं, देखिए माइक्स डिसेबल कर रखे हैं बिकॉज उससे सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आप चैट बॉक्स में बताइए, रेज हैंड का ऑप्शन भी है, कोई इशू है तो आप बताइएगा मुझे। चलिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, देखिए अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो आप साथ ही पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल डाउट्स को मैं कहूंगा कि अपने एक ना डाउट के लिए एक छोटा सा पतला सा नोटबुक ले लें, वहां पे अपने डाउट्स लिखें और जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद हमारा ही टाइम है, हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हमारे पास होती है। चलिए, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कौन बताएगा? गुड, 1 जनवरी 1909। 2 इंपॉर्टेंट डेट, एक्ट नंबर किसकी चेयरमैनशिप में ड्राफ्ट हुई थी? मिस्टर अर्ल रिचर्ड। बहुत सारे लोग फादर ऑफ सीपीसी, ड्राफ्टर ऑफ सीपीसी, व्हाटएवर, बट आपको नाम पता होना चाहिए। कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, इट्स मेन द रोल ऑफ सीपीसी इज टू गवर्न द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड्स। ठीक है, इससे पहले सीपीसी की हिस्ट्री हम पहले बात कर चुके हैं, 1859 में बनी थी, वो आप पुरानी क्लासेस से आपको क्लियर हो गया होगा, हम वहां बार बार नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है तो मैं चाहता हूं ये आपको याद हो जाए। टोटल सेक्शंस की बात करें तो 158 सेक्शंस है और 51 ऑर्डर्स है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, और सब भूल जाते हैं अपेंडिसेस कितनी है। ये सबको याद होगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा है कि कितने अपेंडिसेस दिए गए हैं। टोटल 8 अपेंडिसेस है, ए टू एच, ए से लेके एच तक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 1 की, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की। हमने कहा कि भाई ये स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम पे लागू नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर पे अब लागू है आफ्टर द 2019 जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। उसके अलावा जो ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम है वो माने जाते हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले पैरा 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
वहां पे जिनको डाल दिया गया वो आपके ट्राइबल एरिया हो गए हैं। ठीक है, 4 स्टेट आते हैं वहां पे। AMTM की हमने बात की थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आज की क्लास में भी आपको ये चीज काम आएगी। जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपके पास बेयर एक्ट ऑफ CPC, और मैं आपसे कहूंगा कि बेयर एक्ट मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, बाइलिंगुअल लें जिसमें यहां पे इंग्लिश और यहां हिंदी लिखा हो। लेट इट बी आवर मीडियम में बी इंग्लिश, बट आवर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बीइंग एन इंडियन इज बेटर इन हिंदी। इट में आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश है, तो इट्स वेरी गुड, दे कैन गो फॉर द इंग्लिश मीडियम। बट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट, दे मस्ट हैव द, नहीं आप किसी का भी ले सकते हैं, मैं बेयर एक्ट को कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, यूनिवर्सल का ले सकते हैं। ठीक है, आपको जिसका अच्छा लगे उसका ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बेयर एक्ट में कोई इशू नहीं होता है। बुक मैंने आपको बताई थी, आप टाकवानी की बुक ले सकते हैं, मुल्ला की आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। अभी एक बार आप पहले टाकवानी पढ़िए, टाकवानी अच्छी बुक है इसके लिए। चलिए, उसके बाद हमने कहा था कि जो ईस्ट गोदावरी वेस्ट, सेक्शन 1 में ही है, हम सेक्शन 1 का रिवीजन कर रहे हैं। ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, लक्षद्वीप, ठीक है, ये वाला जो एरिया था आपका, विदर्भ वाला जो एरिया बोलते हैं, यहाँ पे CPC लागू होगी। अब आपको ये नहीं कहना कि CPC लागू नहीं होगी, बट CPC प्रीवेल नहीं करेगा। जब CPC वर्सेस वहां के लोकल रूल्स और रेगुलेशन जो वहां लागू है उनकी बात होगी, तो भैया CPC नहीं जीतेगी, वहां पे प्रीवेल करेंगे लोकल रूल्स और रेगुलेशन। अगर CPC इज एप्लीकेबल देयर, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस की बात की। टोटल कितनी डेफिनेशंस यहां पे दी गई थी? 2 क्लॉज 1 से लेकर के 2 क्लॉज 20 तक, यानी टोटल 20 डेफिनेशंस आर देयर, एंड वी हैव डिस्कस्ड वन ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दीज डेफिनेशंस। और मैंने कहा था कि आप अपना मेथड भी इवॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1C, ट्रिपल D, 2F, G, H, I, ट्रिपल J, L, डबल M, O, ट्रिपल P, R, डबल S। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये टोटल 20 डेफिनेशंस को आप इस तरह से याद कर सकते हो। मैंने कहा था आप अपने ट्रिक भी इवॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको एक तरीका है कि हमने सही लिखा है कि नहीं, तो कैसे आप 2-3 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। ऑर्डर जो है आपका 14 पे आना चाहिए, ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जज हमेशा 8 पे आना चाहिए। आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR, इसको कैसे याद रखना है कि किसी एक इंडी पार्टी की जगह पे कोई दूसरा बंदा जो उसकी जगह पे उस केस को, सूट को प्रोसीड कर सकता है, तो 1 फॉर 1 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, कोड, डिक्री होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट प्लीडर, हाई कोर्ट, इंडिया, जज, जजमेंट, जजमेंट डेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैसले प्रॉफिट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्डर, प्लेस, प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड, और योर पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, सो नॉट, दिस इज पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक सर्वेंट कहां पे है? IPC में। रूल्स, सेम कॉर्पोरेशन, साइंड। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की 2K1 में कोड की डेफिनेशन दी गई है और लिखा गया है कोड इंक्लूड्स रूल्स। यानी कि कोड क्या है? कोड में 2 बॉडी है आपकी, एक आपकी मेन बॉडी है और एक आपका स्केड्यूल है। बॉडी के अंदर 158 सेक्शंस है और स्केड्यूल में 51 ऑर्डर्स इंक्लूडिंग दी रूल्स। तो ये डेफिनेशन कहती है कि जो रूल्स है, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस बॉडी ऑफ द कोड। यानी कि रूल्स भी CPC का पार्ट है।
अब रूल्स की रेगुलेशन कहा देखिए, कल हमने बात की 2/18 में बात की, और कौन से रूल जिन्हें हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है, ये हमने कल बात की ना, कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। 122 और 125 में पावर ऑफ हाई कोर्ट्स दी गई है। 122 में कौन सी हाई कोर्ट की पावर है, जो नॉर्मल हाई कोर्ट्स होते हैं, लेटर पेटेंट हाई कोर्ट्स। 125 में आपके जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट होते हैं। देखो मैंने जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट में बता देता हूं आपको, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पार्लियामेंट नहीं बनी थी, पार्लियामेंट इज क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो क्या हुआ कि जब 26 जनवरी 1950 को हमने स्टेट्स को डिवाइड किया, तो हमारे पास ए, बी और सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स आए थे। जो पार्ट सी स्टेट्स थे, स्पेशली आपके ईस्टर्न सेक्टर में, तो छोटे छोटे स्टेट थे, वहां पे हाई कोर्ट्स नहीं थी, वहां पे थी जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। कौन सी कोर्ट थी, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। अभी जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स में क्या था कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई वो करना है, अपील करनी है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो फॉर दैट पर्पज अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन रोल में आता है, इसलिए मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में साथ रखना चाहिए। 132, 133 एंड 134, दीज आर आर्टिकल्स। क्या है ये, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या कहते हैं, 133, 134, 135 क्या 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 कहते हैं आपके, दीज आर रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। और किसके बारे में बात करते हैं भाई, अगर अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है क्रिमिनल मैटर्स में, है कि नहीं, 134 में, 133 में हाई कोर्ट की से जो सिविल मैटर्स की अपील जाती है, तो ये जब भी अपील जाएगी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है। वो सर्टिफिकेट इशू कैसे होगा, तो उसके लिए क्या हुआ कि इन जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स को एक एक्ट बनाया गया, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट डिक्लेरेशन एज हाई कोर्ट। जुडिशियल, मैं लिख देता हूं, कमिश्नर्स कोर्ट डिक्लेरेशन एज हाई कोर्ट, एक्ट 1950। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन कोर्ट्स को क्या दे दिया गया, हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। अब यहां यही चीज है कि जो 122 है, ये नॉर्मल जो हाई कोर्ट्स थे लेटर पेटेंट के थ्रू बने, उनके पावर की बात करता है, और 125 जो है इन जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स की बात करता है। दो जगह पावर दी गई है ना, जब 2/18 आप पढ़ते हैं, समझ गए आप, ये चीज क्लियर होगी। इसी के ऊपर मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, और मेरे पास आप में से किसी ने अभी तक ये होमवर्क नहीं भेजा है। मैंने आपको कहा था कि मैं डिक्टेट कराऊंगा, लेकिन देखिए आप सब इसी वेट में होंगे कि डिक्टेट हो जाएगा, उसी को सुनेंगे, उसी को पढ़ेंगे, बस काम चल जाएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं डिक्टेट करा दूंगा, ठीक है, मैंने एक आंसर लिख रखा है, वो आपको डिक्टेट करा दूंगा, लेकिन इससे मुझे ये बताइए कि आपकी लीगल रीजनिंग कैसे इंप्रूव होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए अपने शब्दों में, एंड देन आई विल डिक्टेट, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो क्लास के एंड में आज इसको डिक्टेट करा भी देंगे। रूल्स वाला रिवाइज करने की जरूरत है कि आगे चले, रूल मेकिंग पावर क्लियर है ना, कि हाई कोर्ट कैसे रूल बनाता है, एक अपने सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स है उनके सिविल प्रोसीजर के लिए, और खुद के ओन प्रोसीजर के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। एक रूल कमेटी बनती है, रूल कमेटी के मेंबर्स की हमने बात की थी, 3+2+1, 3 में से एक जज के पास मिनिमम 3 इयर्स का एज ए डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 लीगल प्रैक्टिशनर, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट का होना चाहिए। इन्हीं में से एक को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट होगा, जिसका नॉमिनेशन कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। यहां तक कोई किसी तरह की दिक्कत। सेक्शन रूल कमेटी का आपको याद है 123, ठीक है। देखिए 1 2 3 ये बता रहा है आपको, 1 2 3, एक जूनियर जज, 2 लीगल प्रैक्टिशनर, 3 हाई कोर्ट के जज। सेक्शन इटसेल्फ टेलिंग यू द कमेटी मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए, बता रहा है ना। इसी तरह की चीजों को लिंक करके, इसी तरह की चीजों का एक दूसरे से जोड़ के आप याद रख सकते हैं।
चलिए अभी हम अपना आगे चलते हैं, रिवीजन बहुत हो गया है, ठीक है। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मुझे जस्ट मैं अभी आता हूं, 1 मिनट बस। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम हियर वी विल गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज नॉन एज डिक्री। इस डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं 3-4 बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डिक्री पढ़ेंगे आप, एक ऑर्डर पढ़ेंगे, और एक चीज पढ़ेंगे आप जजमेंट। 3 चीजों को आपको पढ़ना है। डिक्री वो फाइनल रिलीफ होता है जो आपको सिविल कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर कोर्ट के द्वारा कोई भी आपको रिलीफ, टेम्परेरी इंटेलेक्चुअल ऑर्डर्स हो सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एंड देन जजमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द जज। डिक्री जो डिफाइन है ये 2 क्लोज 2 में डिफाइन है, ऑर्डर 2 क्लोज 14 में डिफाइन है, जजमेंट 2 क्लोज 9 में डिफाइन है। अंडरस्टूड। अब आपको समझना होगा इन तीनों चीजों को। होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं कि जब एक प्लेंटिफ कोई मुकदमा लेकर जाता है, ये प्लेंटिफ है, ये किसी, इसका एक राइट है जो किसी ने क्या कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया है। राइट इन्फ्रिंज बाय समवन, सपोज इट इज मिस्टर बी, ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी को हमने कहा डिफेंडेंट। अब ये कोर्ट अप्रोच करता है टू इन्फोर्स हिज राइट। कौन सी कोर्ट होगी, सिविल नेचर की होगी। सिविल कोर्ट है, सिविल नेचर का मुकदमा है। अब कोर्ट क्या करेगा, ये ट्रायल चलाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा, एंड आफ्टर द एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस इट विल गिव द जजमेंट। यानी कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जज, he will give concise statement of the case, issues the relief granted for the issues and reason for the relief, ये क्यों दिया गया हो, and if this is the judgment it will follow the last decree. Decree always follows the judgment, ये आपकी डिक्री दी जाती है। but during trial there may be so many orders given by the court. स्टे ऑर्डर दे दिया किसी चीज के ऊपर, डिमार्केशन के लिए ऑर्डर दे दिया कि भाई प्रॉपर्टी का मैटर है, डिमार्केशन कराओ। समझ लो चीजों को, भाई वहां पे आपको बीच में कोई कॉस्ट पे करने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। तो देसी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कोर्ट जो आपको किसी भी सिविल सूट में, सिविल सूट में, आज सूट के डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे, सिविल सूट में स्टेटमेंट ऑफ जज इज नोन एज जजमेंट एंड द फाइनल रिलीफ गिवन बाय द जज इज नोन एज डिक्री। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट सिविल सूट whatever orders are given by the court, these are known as the orders. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक सिविल सूट के जो आपका स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट जो ट्रायल प्रोसीजर होता है, सिविल जुडिशियल सिस्टम जो है, उसके अंदर ऑर्डर्स कहां पे आएंगे, आपकी जजमेंट कहां आएगी और आपकी डिक्री कहां पे आएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं जाना है, डिक्री के क्या एलिमेंट होते हैं, कितनी टाइप होती है, जजमेंट की कितनी टाइप होती है, वो सब में अभी नहीं जाएंगे। एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कि जब एक प्लेंटिफ कोर्ट जाता है अपना राइट इन्फ्रिंज होने के बाद किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो कोर्ट ट्रायल करने के बाद किस तरह से जजमेंट देता है
वो जजमेंट अपने साथ डिक्री शीट लेकर आती है, और ड्यूरिंग ट्रायल जो आदेश पारित किए जाते हैं वो आपके ऑर्डर्स कहलाते हैं। बेसिक मीनिंग। चलिए, लेकिन दो चीजें हैं, एक है ये सब चीजें हमने कही लेमैन लैंग्वेज में, बट वी आर नॉट द लेमैन, वी आर दी लॉमैन। क्या है? लॉमैन है भाई। सो नाउ वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग द लॉ, देन वी कम टू द बेयर एक्ट। पहले हम एक बार बेयर एक्ट में समझेंगे, फिर हम आगे इसको देखेंगे। सो टू अंडरस्टैंड द डिक्री, हमें समझना है डिक्री को। एक बार बेयर एक्ट में चलते हैं। डिफाइन किया गया 2 क्लॉज 2 में, आपके मेंस एग्जाम के लिए हो या आपके प्री एग्जाम के लिए हो, ये आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चल बेयर एक्ट पे आपको पहले समझाते हैं। ये आपका डिक्री आ गया। डिक्री किसे कहते हैं? सेक्शन 2 के क्लॉज 2 या सबसेक्शन 2 में ये दिया गया है। डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। हाईलाइट कैसे करना मैं आपको भी बता देता हूं आज। देखिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका? किसी एडजुडिकेशन का, जिसको कोर्ट ने एक्सप्रेस किया हो, एंड ये कॉन्क्लूसिव डिटरमाइंस करता है। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regard the court expressing it conclusively determines rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit, and जहां पे एंड आ जाए उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो अपना। मे बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, इट शैल बी डीम्ड। डीम्ड डिक्री किसको कहेंगे? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, बट शैल नॉट इंक्लूड। किसको नहीं करता? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। एक्सप्लेनेशन कहते हैं डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final. ये आपका कंप्लीट एक डेफिनेशन है जो कि डिक्री की है। ठीक है, यहां तक। अब इसको हम नंबरिंग करने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा डिक्री को कि फॉर्मल एक्सप्रेशन, पहला एलिमेंट क्या आ गया कि फॉर्मल एक्सप्रेशन। किसका फॉर्मल एक्सप्रेशन है? एडजुडिकेशन का, यानी किसी न्यायालय के न्यायिक निर्णय का, कोर्ट का, जहां पे क्या डिटरमाइन कर रहा है? कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन कर रहा है 3 नंबर। किसको? राइट्स ऑफ पार्टी 4, विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ मैटर 5, इन द सूट 6, एंड ये तो यहां तक हो गया डिक्री का डेफिनेशन। इतना हो गया डिक्री की डेफिनेशन। अब एंड के बाद क्या है? ये बता रहा है कि प्रिलिमिनरी हो सकती है और फाइनल हो सकती है। लेकिन ये 6 जो मैंने नंबरिंग दी है, ये क्या है? ये आपकी डिक्री के एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ द डिक्री। चलिए, अब हम डिक्री को अपने तरीके से समझते हैं। अभी हम अपने तरीके से डिक्री को समझेंगे। मैंने आपको बता दिया इसके मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि देयर मस्ट बी ए सूट। एक सूट होना चाहिए। अब सूट होना सबसे पहले आता है कि सूट का, सूट की हमने डेफिनेशन पढ़ी 21 से लेकर के 220 तक। क्या कहीं भी सूट की डेफिनेशन आती है? ऐसे हमारी 2 ही डेफिनेशन है, शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड साइंड। तो भैया सूट क्या हो गया? एक केस था हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रेनवे कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इस केस में सूट को डिफाइन किया गया है।
एक्चुअल में देखिए सूट का बहुत सारे केसेस में सूट को डिफाइन किया गया है। बादला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी इसको डिफाइन किया गया है, जहां पे जस्टिस हिदायतुल्लाह ने बहुत क्लियरली कहा था कि इट इज अ सिविल प्रोसीडिंग। सूट क्या है? एक सिविल प्रोसीडिंग है विच इज इनिशिएटेड या इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ये आपका सूट हो गया। यानी कि ऐसे वाद, ऐसे मुकदमे जो प्लेंट प्रेजेंट करने से, प्लेंट है आपका एक तरह से कंप्लेंट होती है, उसको भी समझेंगे हम, चिंता ना करो, प्लेंट समझेंगे। कोई भी सिविल सूट करने के लिए आपको प्लेंट देना होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट लिखते हैं, आप अपना पूरा प्रॉब्लम लिखते हैं कि किस तरह से मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, और अपना रिलीफ आउट करते हैं कि मुझे क्या रिलीफ चाहिए। सिविल कोर्ट जितना रोगे उतना ही आपको देगा रिलीफ, जितना मांगोगे। कहने की बात यह है कि भैया जितना डिमांड करेंगे उतना ही देगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा, कम दे सकता है, उसको सूट कहा जाएगा। तो यानी पहला जो इंग्रेडिएंट मैंने यहां क्या माना कि भाई एक सिविल मुकदमा होना जरूरी है, सूट होना जरूरी है। उस सूट में क्या दिया गया हो? एक एडजुडिकेशन हो। क्या हो? एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन का क्या मतलब है? Adjudication means the decision of court. It means it is the judicial determination of the matter in dispute. Whatever cause of action between the parties, whatever the controversy between the parties, for that to enforce that right, to enforce that liability, or to decide that matter in issue, court give a decision, and this decision is known as योर एडजुडिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन बोला जाता है। अब इस एडजुडिकेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि इसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल एक्सप्रेशन? फॉर्मल एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? देखिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मीन्स द थिंग विच हैव अ फॉर्मेट इन अ फॉर्म विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। आपके ऑर्डर्स का भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है और डिक्री का भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, उसको भी हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है भाई। एक सूट होना चाहिए एंड दैट एडजुडिकेशन इन दैट पर्टिकुलर सूट होना चाहिए, और वो एडजुडिकेशन फॉर्मल एक्सप्रेशन में हो। तीसरा, फोर्थ एलिमेंट क्या रहेगा भाई? राइट्स ऑफ पार्टीज। राइट्स ऑफ पार्टीज वहां पे होगा। राइट्स ऑफ पार्टीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? ये जो राइट है ये ईदर फॉर ऑल मैटर्स और एनी ऑफ देम। अगर मान लीजिए भाई प्लेंट में आपने, जो प्लेंटिफ है, इसने 1, 2, 3, 4 रिलीफ की डिमांड की, कोर्ट ने एक डिसाइड कर दिया, 3 अभी पेंडिंग चल रहे हैं, एनी ऑफ द मैटर, या सारे डिसाइड कर दिए ऑल ऑफ द मैटर, राइट ऑफ द पार्टीज। क्लियर? अब क्या है कि ये जो एडजुडिकेशन है ये आपका कॉन्क्लूसिव होना चाहिए, कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। अंडरस्टूड? भाई कॉन्क्लूसिव डिसाइड करेंगे तभी तो होगा, अदरवाइज कैसे होगा? तो ये सारे के सारे आपके इसके एलिमेंट बनते हैं। So decree is a formal expression of the adjudication। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी एडजुडिकेशन का जो किसी सूट में दिया गया है, जहां पे कोर्ट ने पार्टीज के राइट्स को, या तो सभी राइट्स को या किसी एक राइट को या कुछ एक राइट्स को क्या किया हो, कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन कर दिया हो, उसे हम डिक्री कहेंगे। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, चीजें मैं बाद में डिक्टेट कराऊंगा, लेकिन आप पहले चीज के कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, बाकी चीजों को भी हम देखेंगे। कॉन्क्लूसिव डिटरमाइंस मींस दोबारा उस चीज के ऊपर कोई मुकदमा ना लेकर आना पड़े, दोबारा कोई मुकदमा ना लेकर आना पड़े, ठीक है। बिना फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है
कि जिसका एक डेलिब्रेटेड मैनर दिया गया हो लॉ में कि इस चीज को इसी तरह से दिया जाना चाहिए। जहां और जजमेंट में क्या है कि उसका कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होता जजमेंट का, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ जज, स्टेट अपने हिसाब से दे सकता है। ऑल दो उसमें बस ये कि क्या होना चाहिए, बट उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। या डिक्री हैज इट्स ओन फॉर्मेट ऑन प्रोसीजर बाय द लॉ कि इसको किस वे में दिया जाना चाहिए, तो इसका फॉर्मल एक्सप्रेशन है। क्लियर? अब इसी डेफिनेशन को यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए आगे क्या कहता है, डीम्ड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर 144, यानी कि ये तो हमने पढ़ लिया, इसको हम डिक्री कहते हैं। अब एक डीम्ड डिक्री होगी, क्या होगी? डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री का क्या मतलब होता है कि डिक्री का मतलब होता है जो अभी अभी आपने समझा, और डीम्ड डिक्री बस जिसको हम डिक्री मान लेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, ठीक है, जिसे यूनिवर्सिटी मान लिया जाता है, तो इन चीजों को भी हम मान लेंगे। सबसे पहला रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, दो चीजें होती है, रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है टू प्रेजेंट इन द प्रॉपर कोर्ट, ये गलत लेके आ गए आप कहीं और ले जाइए, दूसरी कोर्ट में जाइए। एक होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्शन के जो ग्राउंड है हम उनका भी डिस्कशन करेंगे। रूल 10-11 में रिटर्न और रिजेक्शन दोनों को समझेंगे हम। ऑर्डर 7 है इसका। अभी आप यहां पे देखिए, दूसरा कहता है कि जो सेक्शन 144 है सीपीसी का, उसमें कोई आदेश हो। अब ये 144 क्या होता है? आपने हिंदू लॉ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, सीपीसी में भी पढ़ेंगे आप उसको। अब यहां पे 144 कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था एक प्रॉपर्टी को लेके, लैंड है कोई। अब कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने कह दिया कि ये लैंड बी को दे दी जाए, ठीक है, इन बिटवीन जब हमने बात की ऑर्डर्स की। लेकिन जब फाइनली डिसाइड हुआ, या कोई कॉस्ट दिला दी गई मिस्टर ए से बी को या मिस्टर बी से ए को, अब जब फाइनल सूट डिस्पोज ऑफ हुआ, फाइनल डिक्री आई, तो पता लगा कि नहीं भैया इसको तो इस पे मिस्टर ए का ही हक था और कॉस्ट नहीं देना बनता, कंपनसेशन पे सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट नहीं देना है। तो भैया जो पैसे इसने इसको दे दिया, जो प्रॉपर्टी इसको हैंड ओवर कर दी, वो तो वापस इसे मिलनी चाहिए ना, तो उसको इससे वापस इसी को दिलाया जाएगा मिस्टर ए को। दैट इज नोन एज रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये आपका सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी है। इसे भी हम डिक्री मानेंगे और इसे भी हम डिक्री मानेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर इस पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे हम डिक्री पे। अब ये किस चीज को इंक्लूड नहीं करता, एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। जिस तरह से किसी ऑर्डर आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है, अगर ऐसे किसी न्यायिक निर्णय के खिलाफ अपील है तो उसे हम डिक्री नहीं मानेंगे, ठीक है भैया। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, दो चीजें होती हैं, एक आपका प्लेंटिफ है, एक आपका डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ क्या करता है, अगर प्लेंटिफ कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, अपने केस सूट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में होता है डिसमिसल इन डिफॉल्ट, यानी कि वही नहीं आया प्लेंटिफ। लेकिन अगर डिफेंडेंट रिप्रेजेंट नहीं करता अपने सूट को, तो आती है एक्स पार्टी डिक्री, ऑर्डर 9। अंडरस्टूड? जो मैं बोलता हूं सुनते जाइए, आप चिंता मत कीजिए, आपको सारे ऑर्डर्स याद हो जाएंगे। तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट हमेशा प्लेंटिफ की तरफ से होता है, एक्स पार्टी डिक्री हमेशा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में आती है अगर वो प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो जब डिसमिस इन डिफॉल्ट होता है, इसको हम डिक्री नहीं मानेंगे, यानी डिक्री नहीं मानेंगे तो सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। अभी आपको वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो एक बार इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग, कोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है फॉर्मल एक्सप्रेशन में एक एडजुडिकेशन को, जिसके द्वारा कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है with regard to all or any of the matter in controversy in a suit and
may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. अब इसमें दो चीजें हमारी बच गई और ये हमारी क्लियर होंगी टाइप ऑफ डिक्री पे. टाइप्स ऑफ डिक्री. डिक्री की तीन तरह की टाइप्स दी गई है. एक को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री. प्रिलिमिनरी डिक्री. एक आपकी होती है फाइनल डिक्री और एक आपकी होती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री. शॉर्टकट भी समझ जाया करो. प्रिलिमिनरी डिक्री कब होती है कि मिस्टर ए ने केस किया मिस्टर बी पे, रिलीफ की डिमांड की 1 2 3 रिलीफ्स, रेंट भी चाहिए, ऑनरशिप का भी केस है और भैया पैसों का भी लेन देन है. अब कोर्ट ने क्या किया कि पहले रेंट दिला दिया, दो मैटर अभी बचे हुए. यानी जब पूरा सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, उसके द्वारा जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जो इश्यूज फ्रेम किए हैं कोर्ट में, उसमें से किसी एक या एक से ज्यादा इश्यूज को डिटरमाइन कर देता है, वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गए हैं. पहला जो इश्यू था रेंट को लेके वो डिस्पोज कंक्लूसिव डिटरमाइन हो गया है, उस पर बात नहीं की जाएगी. अब जो बचे हुए इश्यूज है उन पे की जाएगी. तो कंक्लूसिव डिटरमिनेशन हो गया. when the proceeding is remaining after that decree, that is known as preliminary decree. लेकिन जब ये सारे के सारे डिसाइड कर दिए जाते हैं तो आपकी आती है फाइनल डिक्री. बट कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जहां पे जो इशू था, मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में किसी एक हाउस को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा था. अब ये हाउस बाद में डिक्लेयर हो गया, डिक्री जो आई उस डिक्री में ऑनरशिप का इशू था, एक ही इशू था, ऑनरशिप किसकी है घर के ऊपर. डिसाइड हो गया कि भाई ऑनरशिप जो है वो मिस्टर ए की है, कैप्चर किसने कर रखा था, बी ने. अब यहां पे जो ऑनरशिप थी, इशू था, इशू इज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ ए, तो ये फाइनल डिक्री होनी चाहिए. लेकिन हम एक मीन प्रॉफिट पढ़ेंगे जिसे मैथ्स में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और मीन भी पढ़ते हैं. सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में इसको हम पढ़ते हैं. यानी कि रॉन्गफुल पोजेशन जब बी का था तो उसने इस घर से, इस दुकान से कुछ तो कमाया होगा, और जो रॉन्गफुल पोजेशन में इसने इस घर से इनकम की है वो इसको वापस करनी होगी इसको, उसको बोलते हैं मीन प्रॉफिट. When the final decision is done and the mean profit is given by the court itself, it will appoint a commission. यानी कि सूट फाइनल डिस्पोज ऑफ भी हो गया बट कुछ प्रोसीडिंग फिर भी बच गई, तो ऐसी डिक्री को पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल कहते हैं. और जब इश्यूज ही बच जाते हैं तो प्रिलिमिनरी कहते हैं. हमेशा फाइनल डिक्री एक ही होती है, इतना याद रखिए, ओनली सिंगल. प्रिलिमिनरी डिक्री में बी मोर देन वन. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है, वो हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे. इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए. डिक्री के मोटे तौर पे, डिक्री पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, डिक्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपका बोल देगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिक्री, गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री, गिव द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड जजमेंट. सो डिक्री इज अ, यहां से आपके इवन प्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आते हैं. सबसे पहला तो ये कि कहां डिफाइन किया गया है, 2K2 में, ठीक है. तो यहां तक मैं चीजें आपको समझ में आई. देखिए जब आप क्लास के साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. मैंने आपको पहले दिन से कहा था हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें कहीं नहीं भागना है. हम लेकिन जो बनाते चलेंगे अपनी बिल्डिंग, बहुत कंक्रीट बनाते चलेंगे, बहुत जल्दीबाजी में नहीं भागेंगे. भले ही हमें 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए सिलेबस खत्म करने में, लेकिन हम बहुत सॉलिड करते हुए चलेंगे. तो डिक्री में किसी को कोई डाउट यहां तक? टाइप्स आपने समझ ली डिक्री की, आपने डेफिनेशन समझ ली, ठीक है. अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है.
भाई प्रिलिमिनरी डिक्री क्या एक से ज्यादा हो सकती है? नंबर ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर कई बार पहले भी बात हो चुकी है। तो इसमें ना हाई कोर्ट्स ने एक बड़ा, अगर आप डिसीजन देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहा हमेशा कि क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री होनी चाहिए सेम सूट में कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ हाई कोर्ट का कहना है कि प्रिलिमिनरी डिक्री एक ही होनी चाहिए, और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कहा कि नहीं भैया एक से ज्यादा भी हो सकती है। पहला जो केस आया इस चीज में वो आया केदारनाथ वर्सेस पट्टूलाल। केदारनाथ वर्सेस पट्टूलाल, AIR 1915। ठीक है, ये जो ऑन हाईकोर्ट का डिसीजन था। जो सेकंड केस आया आपका बॉम्बे हाईकोर्ट का आया, परशुराम राजाराम वर्सेस हीराभाई राजाराम। ठीक है, 1957 में बॉम्बे हाईकोर्ट। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यस देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री। केदारनाथ में क्या कहा कि भैया नहीं, नो, देयर इज ओनली वन प्रिलिमिनरी डिक्री। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने कहा कि नहीं हो सकती है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। अब इस कंफ्यूजन को दूर किया सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे को सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। ठीक है, इस केस में क्या 1967 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1470। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत क्लियर कट कर दिया कि पूरी सीपीसी कहीं पर भी इस चीज पे नहीं कोई ऑब्जेक्शन करती कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं हो सकती। इट मींस द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर कैन बी यस मोर देन वन डिक्री। ये आपका मेंस में क्वेश्चन बनता है जब आप इन केस लॉज को बता सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइज एंड इट इज नेसेसरी टू डू सो फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस, देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन ए सिविल सूट। ठीक है, बट यहां साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइन दे दी कि हम कोर्ट्स को सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना है कि भाई एक ही बार डिसाइड हो जाए। अंडरस्टूड? तो प्रिलिमिनरी डिक्री वाली बात क्लियर होगी। फाइनल डिक्री आपने देख ही ली। अब फाइनल डिक्री को भी देखो दो तरीके से समझा जाता है। एक तो फाइनल है कि भाई ठीक है, उसके खिलाफ कोई अपील की ही नहीं गई। फाइनल अगर थी तो भैया अपील आपने की नहीं, और अपील का पीरियड, नो अपील डन, एंड अपील का जो पीरियड है वो आपका खत्म हो गया। अब दूसरा क्या है कि भैया कंप्लीटली केस डिस्पोज ऑफ हो गया हो। तो दोनों केसेस, यानी कि जब आगे का कोई सूट का प्रोसीडिंग्स बचा ही नहीं है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, फाइनल डिक्री कह देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह का? ठीक है, देखो जनरली जो है ना, आपने कई जगह पढ़ोगे कि इट्स ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, देयर इज अ वन प्रिलिमिनरी डिक्री एंड वन फाइनल डिक्री, बट सीपीसी आपको मना नहीं करता है, और यू हैव टू राइट द थिंग्स इन द वे ऑफ लॉ इटसेल्फ। जो आपको एक्ट कहता है आपको उसी अकॉर्डिंग चीजें लिखनी है। तो तीनों टाइप में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत, तीनों टाइप क्लियर होगी। उसके बाद व्हाट इज डीम्ड डिक्री वो भी क्लियर हो गया, एंड व्हाट इज अंडरस्टूड बाय नॉट अ डिक्री, इसे हम डिक्री नहीं मानेंगे। ठीक है, वो भी आपने पढ़ लिया। अब ये बात आती है कि क्या हर एक डिक्री अपीलेबल होती है? इज एवरी डिक्री इज अपीलेबल? यस, सेक्शन 96 कहता है एवरी डिक्री इज अपीलेबल। अंडरस्टूड? तो ये आपका डिक्री के बारे में। आप डिक्री पे एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम, ये आपका होमवर्क है। देखिए, आपका होमवर्क कंपाइल होता है अगर आप नहीं करेंगे तो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिक्री, पहला। सेकंड,
डिक्री पे लिखना है, दूसरा आपको प्रिलिमिनरी डिक्री पे लिखना है, प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर, और तीसरा आपको लिखना है डीम्ड डिक्री के ऊपर। ठीक है, डिक्री एक इस पे लिखना है शॉर्ट नोट, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। ये आप सबका होमवर्क है। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, अभी तो हम डिक्री में बहुत कुछ करने वाले हैं, डिक्री का ऑर्डर के साथ डिफरेंस भी समझेंगे। आपका फाइनल सम अप करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि देखिए, हमने पढ़ लिया कि जो डिक्री है ये किसी भी कोर्ट का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, यानी कि कोर्ट के द्वारा, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, किसी सिविल सूट में कोई ऐसा एडजुडिकेशन देना जिस एडजुडिकेशन में को फॉर्मली एक्सप्रेस किया गया हो, और उसके द्वारा राइट्स ऑफ पार्टीज को क्या किया गया हो, कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया गया हो, चाहे ऑल मैटर्स को या फिर एनी मैटर्स को, तो इसे हम कहेंगे डिक्री। अब ये डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है, डिक्री फाइनल हो सकती है, डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल हो सकती है। अंडरस्टूड? पहले इस चीज को समझिए, बाकी चीजें आपके साथ धीरे धीरे आती रहेंगी। देखो, ऐसे दौड़ना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन को भी कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट आती है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर क्योंकि वो है नहीं बहुत बड़ी, तो उसमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिक्री होल्डर किसे कहते हैं? एनी पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। देखिए, डिक्री होल्डर को सिर्फ आपको बाय नेम इटसेल्फ लगेगा कि भैया हम कहेंगे जिसके फेवर में डिक्री आ गई वो डिक्री होल्डर है, लेकिन यही आपको ध्यान देना है, एक वर्ड है और, एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई ऐसा आदेश जिसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है उसको भी डिक्री होल्डर कहेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसके फेवर में या तो डिक्री आई हो या कोई ऐसा ऑर्डर आया हो जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये आपका डिक्री में दो चीजें आती है, जनरली लोग एक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कहता है कि द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, हेयरइन आफ्टर कॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो लिमिट्स है उसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। बस इतना याद है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद सीधा सीधा हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है, ऑर्डर को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, एंड वी विल कवर द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। और आपको एक चीज बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली इसी वीकेंड पे अगर हो पॉसिबल हो पाया तो संडे मॉर्निंग में वी विल कंडक्ट एन एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू का एक क्लास रखेंगे जितना हमने अब तक कवर किया है। सो आउट ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन द प्री एग्जाम, उसका एक अराउंड हाफ एन आवर का क्लास हम वहां पे रखेंगे। इस क्लास से एक्स्ट्रा रहेगा। सैटरडे और संडे में कब क्लास रहेगी आई विल लेट यू नो, नो इश्यूज। सो यहां पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वर्क हार्ड और अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा। बाय, सी यू ऑल, स्टे हेल्दी।